Hello, class 10th. We are doing a revision series of your biology chapters जिसमें हम various types of questions जो आपके बोर्ड में आते हैं उसके हिसाब से पूरे चैप्टर को रिवाइज करें. So we are going to start with the photosynthesis chapter here. उसके पहले के चैप्टर्स आई होप आपने देखे होंगे and they are being useful to you. अगर आप जैसे कि मैं हर लेक्चर में हर वीडियो में बोल रही हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को कर लेंगे अगर, तो इससे आपका चैप्टर बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा और आपके अराउंड 60 to 70% मार्क्स आराम से आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेक्चर ओनली. यू कैन चेक इट आउट. जब आपका एग्जाम हो जाए तब आप ये क्वेश्चंस को चेकआउट कर सकते हैं. बट पहले देखें तो और अच्छा, लेकिन अगर आप इसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं तो आप पेपर से कंपेयर कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को. ओके और इसके अलावा the full chapter is available on the app में पूरा चैप्टर अवेलेबल है with another वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, वेरियस असाइनमेंट्स, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस कवर्ड है मतलब अगर आप वो कर लेंगे तो ऑब्वियसली 100% मार्क्स फिर आपके आ ही जाएंगे बोर्ड में. आपका हर चैप्टर थरोली प्रिपेयर हो जाएगा. ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. इंटेंसिव स्टडी की ज़रूरत है. ठीक है, इंटेंसिव स्टडी मतलब वो कॉम्प्रिहेंसिव ओवरऑल पूरा आप कवर कर लीजिए, कोई भी चीज़ छोड़िए मत इफ़ यू आर गोइंग फॉर 100%. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यूज के टाइप है. पहला क्वेश्चन है द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स इज. फोटोसिंथेसिस की साइट किस ऑर्गेनल में होता है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. वी नो दैट इट टेक्स प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट, और उसमें भी जो फोटोसिंथेसिस है वो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दो डिफरेंट फेजेस में डिवाइडेड है. लाइट रिएक्शन जो होता है उसको हम हिल रिएक्शन भी कहते हैं. एंड लाइट रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि लाइट के बिना वो रिएक्शन नहीं हो सकता. ठीक है, इट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के जो फोटॉन्स है वो अब्जॉर्ब होते हैं, वो क्लोरोफिल को एक्टिवेट करते हैं, एंड देन फोटोलिसिस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड वेरियस प्रोसेस जो भी केमिकल सीक्वेंस है वो स्टार्ट हो जाती है. जो सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शंस होते हैं, जो सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंड पार्ट है फोटोसिंथेसिस का, दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज. पहला फेज होगी लाइट डिपेंडेंट फेज, जिसको हम हिल्स रिएक्शंस बोल रहे हैं. साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने डिस्कवर की थी पूरी साइकिल लाइट डिपेंडेंट फेज की. तो दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड हिल्स रिएक्शंस. तो वो जो है वो लाइट डिपेंडेंट हो गए. उसके बाद जो सेकेंड फेज है दैट इज नोन एज इनकरेक्टली नोन एज डार्क फेज. डार्क फेज बोलते हैं उसको फोटोसिंथेसिस का जो सेकंड फेज है. एक्चुअली इट शुडंट बी कॉल्ड डार्क फेज क्योंकि वो अंधेरे में नहीं होता है. इट ऑल्सो टेक्स प्लेस अलोंग विद द लाइट फेज. लाइट रिएक्शन के साथ ही होता है. इवन क्या कहूँगी कि एक्चुअली लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में जो टाइम गैप होता है ना, दैट इज 1,000th ऑफ अ सेकेंड. मतलब एक सेकंड को आप 1000 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और वो जो टाइम होगा दैट इज द टाइम गैप बिटवीन द लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन. मतलब हिल के जो रिएक्शंस है और जो कैल्विन साइकिल है जिसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं, या एक्चुअल जो टर्म होनी चाहिए इट शुड बी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस. मतलब वो जो सारे रिएक्शंस हैं जो कैल्विन साइकिल में इंक्लूडेड हैं, दे डू नॉट रिक्वायर लाइट. वो लाइट के बिना भी हो सकते हैं, इसलिए पहले हम उसको डार्क रिएक्शंस बोलते थे, लेकिन डार्क फेज बोलते थे सेकंड फेज को. लेकिन अब हम जो साइंटिफिकली करेक्ट टर्म यूज करते हैं दैट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज. पहला हो गया लाइट डिपेंडेंट फेज जो कि कैल्विन साइकिल हो गई आपकी, सॉरी हिल रिएक्शन हो गए, और दूसरा है लाइट इंडिपेंडेंट फेज दैट इज योर कैल्विन साइकिल. लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है वो. ठीक है, तो ये दो मेजर फेज हैं फोटोसिंथेसिस के जिसमें हम फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस को पढ़ते हैं. इन दोनों में टाइम गैप बहुत कम है, दोनों दिन के टाइम में ही होते हैं. आपको पता है फोटोसिंथेसिस रात में तो होता नहीं है. वेरी फ्यू प्लांट्स आर एक्सेप्शंस, वो एक अलग प्रोसेस फॉलो करते हैं. लेकिन यहाँ पे जो हम मेन प्रॉपर फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं वो दिन में ही होता है, उसमें दो फेज होते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. अब ये जो लाइट रिएक्शन और ये जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं, दोनों ये जो फेज हैं ये कहाँ कहाँ होते हैं? जो लाइट डिपेंडेंट फेज है या जो हिल रिएक्शंस हैं वो कहाँ होते हैं? दे टेक प्लेस इन द थाइलाकॉइड्स. जो ग्रैनम है, स्टैक है थाइलाकॉइड्स की, थाइलाकॉइड्स में ये रिएक्शन होते हैं. लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, हिल रिएक्शन जो है वो सारे कहाँ होते हैं? थाइलाकॉइड्स में होते हैं. थाइलाकॉइड्स जो है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, एनर्जी के पैकेट्स की फॉर्म में, और क्लोरोफिल को एक्टिवेट करते हैं. तो क्लोरोफिल कहाँ है? थाइलाकॉइड की वॉल्स में, थाइलाकॉइड्स में है.
तो लाइट रिएक्शन जो है वो थाइलाकॉइड्स में होता है या ग्रैनम कह सकते हैं हम। और जो डार्क रिएक्शन है या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, कैल्विन साइकिल है, वो कहाँ होती है? इट टेक्स प्लेस इन द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट की जो ग्राउंड सब्सटेंस है, जो मैट्रिक्स है उसकी, वहाँ पे होता है ये। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होता है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। डोंट फॉरगेट दीज थिंग्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रोमा इज द ग्राउंड सब्सटेंस। अभी हमने कहा स्ट्रोमा में क्या होता है? लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। वो ग्राउंड सब्सटेंस है किस चीज़ का? क्लोरोप्लास्ट का। सी आपका ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज। अब जो क्लोरोफिल होते हैं वो काफ़ी तरह के होते हैं, उसमें जो सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज क्लोरोफिल ए। बाकी सब भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्चुअली ये जो पिगमेंट्स है ना, क्लोरोफिल बी तो सप्लीमेंट्री है, क्लोरोफिल का ही काम करता है, लेकिन जो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल है ये क्या करते हैं? ये एक मास्किंग पिगमेंट्स की तरह एक्ट करते हैं। ये क्लोरोफिल को कवर कर देते हैं। क्लोरोफिल को कवर करने से प्लांट को नुकसान होगा क्या? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा? ऐसा नहीं होता है। ये बड़े हेल्पफुल पिगमेंट्स हैं, मास्किंग पिगमेंट्स की तरह काम करते हैं, क्योंकि ये जो क्लोरोफिल है ना उसको ओवर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट से प्रिवेंट करते हैं। मतलब उसका ओवर एक्सपोजर नहीं होने देते, अदरवाइज द क्लोरोफिल विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द एक्सेसिव सनलाइट। तो ये क्या करते हैं कि उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, उसकी ओवर एक्सपोजर ऑफ सनलाइट को प्रिवेंट करते हैं, या बर्निंग ऑफ क्लोरोफिल को प्रेजेंट करते हैं। नहीं तो क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इतनी तेज सनलाइट है ना, इतने ज़्यादा फोटोन्स अब्जॉर्ब हो जाएंगे कि क्लोरोफिल विल बी डिस्ट्रॉयड। तो ये जो है ये मास्किंग पिगमेंट की तरह काम करते हैं, उसको कवर कर लेते हैं। तो ये बड़े हेल्पफुल पिगमेंट्स हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए जो मेन पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज क्लोरोफिल ए। ओके, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस द ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज कम्स फ्रॉम। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको घुमा फिरा के आपसे पूछेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है। वाटर में O2 ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से आती है, और जो ग्लूकोज में जो ऑक्सीजन है, वाटर की जो ऑक्सीजन इवॉल्व हुई वो कहाँ से आ रही है। इसके अलावा ग्लूकोज में भी तो ऑक्सीजन होती है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। तो ये वाली ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? इस तरीके के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आते हैं और वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बड़े सिंपल आंसर है लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम कहाँ से आती है? वाटर के फोटोलिसिस से ऑक्सीजन मिलती है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर जो होता है वो फर्स्ट वाले रिएक्शन में होता है, जो हिल रिएक्शन है उसमें हो जाता है। फर्स्ट फेज है जो फोटोसिंथेसिस का, उसमें होता है। उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल, उसमें फोटॉन्स अब्जॉर्ब होते हैं और क्लोरोफिल एक्टिवेट हो जाता है। सोलर एनर्जी से फोटॉन्स मिले, फोटॉन्स को क्लोरोफिल ने अब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल एक्टिवेट हो गया। ये एक काम होता है। उसके अलावा जो एक्टिवेटेड क्लोरोफिल है वो क्या करता है? वो वाटर को ब्रेक डाउन करता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर जिसको हम कहते हैं, इट कॉजेज फोटोलिसिस ऑफ वाटर, और H2 मतलब H आयंस और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, और वो H आयंस को NADP पिक कर लेता है ना। NADP किस में कन्वर्ट हो जाता है? NADP H में कन्वर्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे साइंस शो नहीं करी क्योंकि उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन भी दिखाना पड़ेगा मुझे। NADP पॉजिटिव होता है वैसे तो, लेकिन मैं भी साइंस शो नहीं करूँ, सिर्फ कॉम्प्लेक्स बता रही हूँ आपको। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, जब तक लाइट रिएक्शन फिनिश हो रहा है ये सारे काम हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम, सॉरी ये मैंने वाटर लिख दिया, ये गलत है। ऑक्सीजन इन ग्लूकोज, जो ग्लूकोज की जो ऑक्सीजन है, इट कम्स फ्रॉम वाटर से नहीं आएगी, वो तो CO2 से आएगी। वाटर की जो ऑक्सीजन होती है ना, जो H2O का फोटोलिसिस होता है, तो वाटर में से जो ऑक्सीजन निकलती है इट इज़ गिवन आउट एज ऑक्सीजन गैस। तो ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इट शुड बी ए। ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम CO2 एंड दी ऑक्सीजन विच इज इवॉल्व कम्स फ्रॉम वाटर। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन होता है, यहाँ भी गलत दे रखा है, ये गड़बड़ नहीं करनी है आप लोगों को, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं दोबारा कह रही हूँ कि ऑक्सीजन गैस जो इवॉल्व होती है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आती है। वाटर ब्रेक डाउन होता है ना, H2O का ब्रेक डाउन होता है, H पॉजिटिव, और क्या मिलता है हमें? ये है ना। तो ये जो है ऑक्सीजन O कंबाइन करके ऑक्सीजन गैस बनाते हैं, एंड दिस इज इवॉल्व एज ऑक्सीजन गैस।
और ग्लूकोज जो मैं है वो कहाँ से आती है, CO2 से आती है। नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट्स अब्जॉर्ब सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इलिस्ट्रेट द, क्या दे रखा है आगे, इलिस्ट्रेट द अबव प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस को बिल्कुल सही से दिखा रहा है, तो है हमारा CO2 प्लस H2O, ये वाला जो रिएक्शन है ना, CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स शुगर, ऑक्सीजन एंड वाटर। ये बैलेंस नहीं है, इसको हम बैलेंस करेंगे तो सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 CO2 लग जाएगा, यहाँ पे 12 H2O लग जाएगा और यहाँ पे 6 H2O लग जाएगा, 6 O2 और 6 H2O, है ना, यहाँ पे। ठीक है, ऐसे लिख देती हूँ, यहाँ पे 12 है ये। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन। अब जब CO2 फिक्सेशन शुरू हो गया है, मतलब CO2 का फिक्सेशन, CO2 फिक्सेशन का मतलब क्या हुआ, CO2 फिक्सेशन का मतलब हुआ कि CO2 इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो जो स्टेप्स हैं, मैंने आपको बताया ना, एक स्टेप में नहीं होता, इट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस, तब वो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो CO2 किसमें कन्वर्ट होने वाली है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में। तो पहला स्टेप जो है CO2 फिक्सेशन में, उस कन्वर्जन की प्रोसेस में, तो CO2 किस में कन्वर्ट होती है, इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पे आपकी पूरा चेन नहीं है, ये पूरा रिएक्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप बस ये ध्यान रखिएगा कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। इट इज द फर्स्ट कंपाउंड विच इज फॉर्म ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। 3 कार्बन कंपाउंड मतलब इसमें, इसके मॉलिक्यूल में 3 कार्बन के कंपाउंड होते हैं। जैसे ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, ये कितने कार्बन कंपाउंड है, 6C है ना, 6 कार्बन है इसमें, इसमें 3C है। CO2 क्या होता है, CO2 में कितने कार्बन होते हैं, 1 कार्बन है, 1 कार्बन कंपाउंड है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या पूछ रहे हैं। Next, given below are the adaptations found in leaves to favor the occurrence of photosynthesis process. Select a statement which is incorrect. एक स्टेटमेंट बतानी जो कि इनकरेक्ट हो। तो अडेप्टेशंस क्या है, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस स्टोमेटा, यस, लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, यस, इंक्रीज क्लोरोप्लास्ट ऑन लोअर सरफेस, ये क्या फोटोसिंथेसिस को फेवर करेगा, नो, सो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। थिननेस ऑफ लीव्स, यस, बाकी तीनों जो चीज़ें हैं वो फोटोसिंथेसिस को फेवर करती हैं, ओनली दिस पर्टिकुलर पॉइंट डज नॉट फेवर फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, a de-starched plant is one whose leaves are free from chlorophyll. Aerial parts are free from starch. Leaves are free from starch. Plant is free from starch. डी-स्टार्चिंग करते हैं हम प्लांट की, तो बेसिकली हम लीफ को टेस्ट करने वाले हैं, स्टेम को टेस्ट नहीं करते हैं। तो हमारा मेन एम है कि लीव्स में से जो स्टोर्ड स्टार्च है वो ख़त्म हो जाए, यूज़ अप हो जाए, तब हम फिर फोटोसिंथेसिस का एक्सपेरिमेंट करते हैं। और हम ये अज्यूम क्या मतलब, वी नो दैट कि अब अगर लीफ स्टार्च के लिए पॉजिटिव टेस्ट शो करेगी तो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ही बना है, क्योंकि उसके पास पहला कोई स्टार्च नहीं था। तो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी लीव्स आर फ्री फ्रॉम स्टार्च। डी स्टार्चिंग में वी नीड टू फ्री द लीव्स फ्रॉम द स्टार्च, ताकि हम अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर सकें। नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट आंसर from the 4 options given below in the statement. This was asked in 2003. A plant is kept in dark cupboard for about 48 hours before conducting any experiment on photosynthesis. 48 hours के लिए हमने प्लांट को डार्क में रखा, क्यों, उसको डी-स्टार्च करने के लिए। डी-स्टार्च का मतलब क्या हुआ कि हमें उसकी लीव्स का स्टार्च खत्म करना है, तो हमने उसको अंधेरे में रखा, 2 दिन के लिए अंधेरे में रखा। 48 hours मीन्स 24 into 2 days। क्यों रखा अंधेरे में, ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस ना हो, मतलब नया स्टार्च नहीं बनेगा, और जो भी स्टार्च होगा लीव्स के पास वो प्लांट कंज्यूम कर लेगा अपने मेटाबॉलिक ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म में यूज अप कर लेगा, तो प्लांट की लीव्स में स्टार्च नहीं बचेगा। तो दैट इज द बेसिक रीजन। तो ये आपसे पूछ रहे हैं रीजन क्या है, टू रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव्स, नहीं, टू रिमूव स्टार्च फ्रॉम द लीव्स, यस, टू एंश्योर दैट नो फोटोसिंथेसिस अकर्स, वो तो ठीक है, ensure that the leaves are free from starch, तो ensure that the leaves are free from starch, ये B और D एक्चुअली दोनों ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट, arrange the given steps of the experiment showing that light is necessary for photosynthesis in a sequence. फोटोसिंथेसिस में लाइट की प्रेजेंस शो कर रहे हैं, सीक्वेंस में अरेंज करना है स्टेप्स को, ये भी बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार आते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस। तो क्या दे रखा है, ट्रीट विद आयोडीन,
fasten the leaf with 2 strips of black paper, place the plant in sunlight for 8 hours, de-starch the plant. तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि प्लांट को डी-स्टार्च करना है, उसको अंधेरे में रख के डी-स्टार्च करना है, उसका स्टार्च रिमूव करना है. फिर उसकी एक लीफ लेनी है, उसमें दोनों तरफ ब्लैक पेपर लगाना है और पिन से उसको क्लैंप कर देना है, ताकि वो जो स्ट्रिप है, जैसे ये लीफ होती है ना, क्या करते हैं हम, ये तो थोड़ी पतली बन गई, अच्छी सी लीफ बनाती हूँ, एक मोटी सी, ये लीफ है आपकी, तो हम क्या करते हैं कि इस पे ऐसे एक ब्लैक स्ट्रिप लगा देते हैं, पेपर की ब्लैक स्ट्रिप लगा देते हैं. और हमारा मेन एम क्या है इस स्ट्रिप को लगाने का, कि इस एरिया में क्या होगा, सनलाइट नहीं पहुंच पाएगी. सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो ये एरिया कैसा रहेगा, ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. इस एरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या होगा, स्टार्च फॉर्मेशन नहीं होगी, स्टार्च टेस्ट नहीं देगा. जब हम लीफ को कुछ टाइम बाद फोटोसिंथेसिस को होने के बाद इसको स्टार्च टेस्ट करेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है जो ब्लैक पेपर से कवर्ड है, वो जो है आयोडीन की प्रेजेंस में ब्लू ब्लैक नहीं होगा, ब्राउन ही रहेगा. ये वाला पोर्शन क्या है, ब्राउन रहेगा, और ये वाला पोर्शन जो है वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा आफ्टर फिनिशिंग दी एक्सपेरिमेंट, जब हम आयोडीन से इसको टेस्ट करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, प्लांट को डिस्चार्ज किया, फिर उसको फासन द लीफ विथ 2 स्ट्रिप्स ऑफ ब्लैक पेपर, फिर इसको ब्लैक पेपर लगाया. उसके बाद उसको प्लांट को सनलाइट में रखा फॉर 8 आवर्स, 6 to 8 आवर्स उसको सनलाइट में रखा, ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो, स्टार्च फॉर्मेशन हो. और उसके बाद लास्ट में उसको लीफ को, जिसको ऐसे हमने ब्लैक स्ट्रिप लगाई थी, उसको आयोडीन के साथ टेस्ट किया. स्टार्च के लिए टेस्ट करते हैं हम आयोडीन से, ये आपको पता है, तो आपको स्टार्च टेस्ट आ जाएगा. तो ये सीक्वेंस है. तो सीक्वेंस क्या हो गई हमारी, फर्स्ट फोर्थ, हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. नंबर 4, 2, 3 and 1. Next, the individual flattened stacks of membranous structures inside the chromoplast are known as, chromoplast नहीं होगा, ये chloroplast होगा. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो फ्लैटेंड स्टैक्स हैं उसको क्या बोलते हैं, तो फ्लैटेंड स्टैक्स को हम क्या बोलते हैं, थाइलाकॉइड्स बोलते हैं. ये कॉइन जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर थाइलाकॉइड्स, ये एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक्ड होते हैं. ठीक है, ये एक थाइलाकॉइड है, दिस इज वन थाइलाकॉइड. और ये जब ऐसी स्टैक्स बनी होती हैं तो इन स्टैक्स को हम क्या बोलते हैं, इन स्टैक्स को हम बोलते हैं, एक स्टैक को बोलते हैं ग्रैनम, और जो बहुत सारी स्टैक्स होती हैं उनको बोलते हैं ग्रेना. और ये जो स्टैक्स हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं ऐसे छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स से. ठीक है, तो ये जो पाइप्स होते हैं, छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जो कि इन ग्रैनम को कनेक्ट करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्रेट्स. ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट, NADP इज एक्सपेंडेड एज, NADP की फुल फॉर्म क्या होती है, निकोटिनामाइड एडेनाइन, कहाँ है, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. एडेनाइन एडेनोसाइन नहीं है. ठीक है, ध्यान रखिएगा. ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फिलिप्स आ गया. द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंटर्स द लीफ थ्रू. कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से आ रही है वो लीफ में किसके थ्रू एंटर करती है, कौन से स्पेस से एंटर करती है, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है. ठीक है, नेक्स्ट, इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस डैश एनर्जी इज कन्वर्टेड टू डैश. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, तो लाइट एनर्जी जो है, सोलर एनर्जी फोटॉन्स की फॉर्म में, इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दैट इज द केमिकल एनर्जी. ग्लूकोज इज अ केमिकल, तो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई. डैश प्लस 12 H2O गिव्स क्लोरोफिल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स डैश डैश एंड डैश. तो क्या होगा, हमारी CO2 बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो 6 CO2 प्लस 12 H2O, ये इक्वेशन आपको रटी हुई होनी चाहिए बिल्कुल, रेस्पिरेशन की भी फोटोसिंथेसिस की भी. 6 CO2 प्लस 12 H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट गिव्स C6, 1 molecule of C6H12O6 that is glucose plus 6 molecules of water plus 6 molecules of oxygen gas is being evolved. नेक्स्ट, इंसर्ट द वर्ड गिवन इन द बॉक्स टू कंप्लीट द ब्लैंक्स. ठीक है, एक पैराग्राफ दे रखा है, वर्ड्स को यूज करना है, एक वर्ड को आप एक ही बार में यूज कर सकते हैं. अ क्लोरोप्लास्ट इज ओवल इन शेप एंड इज बाउंडेड बाय 2 membranes. ओके, डैश इज द ग्राउंड सब्सटेंस प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट का जो ग्राउंड सब्सटेंस है हम उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट स्ट्रोमा. तो हमारा ये वर्ड कवर हो गया. A number of disc like covered sacs called dash are present arranged like
स्टॉक ऑफ कॉइन्स नहीं, स्टैक ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स की गड्डी, जैसे मैंने आपको भी बना के दिखाया था। तो अ नंबर ऑफ डिस्क लाइक कवर्ड सैक्स कॉल्ड, उस हम एक जो कवर्ड सैक है डिस्क शेप उसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट थाइलाकॉइड। तो ये नंबर 2 जो हो जाएगा ये हो जाएगा थाइलाकॉइड। यहाँ पे जगह नहीं है, नहीं तो मैं लिख देती। ओके, नेक्स्ट क्या है, दे आर प्रेजेंट अरेंज लाइक स्टैक्स ऑफ कॉइन्स फॉर्मिंग अ सिलिंड्रिकल डार्क ग्रीन ग्रैनुलर बॉडीज कॉल्ड। अब ये जो एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड्स अरेंज्ड हैं, एक स्टैक बनाते हैं, एक गड्डी बनाते हैं, उस एक स्टैक को क्या बोलते हैं, वी कॉल इट, नंबर 3 हो जाएगा आपका, वी कॉल इट ग्रेना। ओके, देन दीज बॉडीज आर कनेक्टेड बाय, अभी मैंने आपको बताया कि इन बॉडीज को कैसे कनेक्ट करते हैं, लैमेले या फ्रेट्स, छोटे छोटे पाइप्स होते हैं जिनके थ्रू ये कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्रेट्स नहीं दे रखे तो आप लैमेले मार्क कर देंगे। सो दिस विल बी नंबर। नेक्स्ट है आपके ट्रू फॉल्स, सॉरी, कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, अगेन कंप्लीट करना है। टू टेस्ट द लीफ फॉर स्टार्स, द लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर टू, पहले लीफ को हम बॉईल करते हैं पानी में, क्यों बॉईल करते हैं, उसको किल करने के लिए, ताकि उसके सेल्स सारे किल हो जाएं और उसमें अब कोई नई प्रोसेस ना हो, रेस्पिरेशन भी ना हो, फोटोसिंथेसिस भी ना हो, क्योंकि रेस्पिरेशन होगा तो उसका स्टोर्ड ग्लूकोज यूज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च सिंथेसाइज, तो ग्लूकोज सिंथेसाइज होगा। तो हम दोनों में से कुछ भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि लीफ जैसी है वैसे ही टेस्ट करें हम उसे। तो सबसे पहले उसको बॉईल किया टू किल द सेल्स। सेकेंड, इट इज नेक्स्ट बॉइल्ड इन मेथिलेटेड स्पिरिट। अब मेथिलेटेड स्पिरिट में क्यों बॉईल किया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, क्लोरोफिल को डिसॉल्व करने के लिए, ठीक है, रिमूव करने के लिए, उसको वहाँ से हटा देने के लिए, ताकि फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, द लीफ इज प्लेस्ड इन वार्म वाटर टू सॉफ्टन इट। अब वो हार्ड हो जाएगी, उसको पहले बॉईल किया फिर अल्कोहल में डाला, हार्ड हो गई है, तो उसको फिर हम गर्म पानी में रखेंगे ताकि वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए, नहीं तो वो ब्रिटल होकर टूट जाएगी, हमारा एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। इट इज़ देन प्लेस्ड इन अ डिश एंड डैश सोल्यूशन इज एडेड। अब हमारी लीफ तैयार हो गई है, तो हम स्टार्च टेस्ट कर रहे हैं, तो कौन सा सोल्यूशन डालेंगे, आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे। आयोडीन सोल्यूशन हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे देखिए आंसर्स दे रखे हैं। ठीक है, अब द रीजन विच कंटेन स्टार्च टर्न्स, स्टार्च जहाँ पे होगा वो रीजन कैसा हो जाएगा, इट विल टर्न ब्लू ब्लैक, एंड द रीजन विच डज नॉट कंटेन स्टार्च टर्न्स ब्राउन। कि ये भी 2 साल बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, स्टफ वही है, आंसर्स वही हैं, बस उनकी फॉर्म चेंज हो जाती है क्वेश्चंस की। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स इफ दे आर फॉल्स। First, light dependent reactions of photosynthesis are observed to occur in stroma of chloroplast. Light dependent reactions कौन से होते हैं, जो फर्स्ट फेज होता है फोटोसिंथेसिस का, तो क्या वो स्ट्रोमा में होता है, नहीं वो स्ट्रोमा में नहीं होता, वो आप थाइलाकॉइड लिख दीजिए, ग्रैना लिख दीजिए, दोनों सही हैं। ठीक है, दोनों में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, तो दिस इज फॉल्स। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है, मैं आपको ये सारे सेंटेंस हमेशा 2 तरीके से बताती हूँ। अगर हमें इस वर्ड को चेंज करना है, हम इसको कर दें डार्क, सॉरी लाइट डिपेंडेंट है, तो हम यहाँ पे लाइट की जगह इस वर्ड को चेंज कर दें, इंडिपेंडेंट की जगह हम कर, डिपेंडेंट की जगह हम कर दें लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब जो लाइट पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो फिर हमें इसको चेंज करने की ज़रूरत है, फिर हमारा पूरा सेंटेंस सही है कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब डार्क फेज या सेकेंड फेज ऑफ रिएक्शन इज ऑब्जर्व टू अकर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फिर हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है, तो या तो हमने फर्स्ट चेंज करना है या लास्ट चेंज करना है, वो ध्यान रखना है। In a leaf, photosynthesis occurs in the spongy mesophyll cells. Photosynthesis spongy mesophyll cells में होता है, ये बात तो सही है, लेकिन यहाँ पे ना पता है ये कुछ confusion create कर देते हैं, जैसे कि अब यहाँ पे इन्होंने, ये मेरे हिसाब से ट्रू है, लेकिन एग्जाम में जब आपको ऐसे देंगे ना, तो क्योंकि टीचर्स, आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट देम, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कई बार ग्रामेटिकल एरर्स हो जाते हैं, जैसे कि, और टीचर एक्सपेक्ट करता है आंसर सही हो, जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं इन अ लीफ फोटोसिंथेसिस अकर्स, अगर ये होता ओनली इन द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स तो ये फॉल्स हो जाता, अगर ओनली लगा देते अकर्स ओनली तो ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि स्पॉन्जी मेसोफिल में भी होता है, पैलिसेड में भी होता है, दोनों में होता है,
लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लिखा हुआ इन द स्पॉन्जी, तो ये वैसे तो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से आप जब ऐसी स्टेटमेंट आए जिसमें आपको लगे कि हाँ थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है, तो आप उसको चेंज करके लिख दीजिए कि इन अ लीफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द स्पॉन्जी एज वेल एज द पैलिसेड मेसोफिल सेल्स। दोनों टिश्यूज में होता है, पैलिसेड में भी होता है, स्पॉन्जी मेसोफिल में भी होता है, तो इसको चेंज करके इस तरीके से लिख दीजिएगा जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन, ताकि आपको पूरे नंबर मिले। तो एग्जाम जब आप करें यू हैव टू बी वेरी एक्टिव, और जब आपको पूरा चैप्टर आता है ढंग से तब आप हर तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट, ड्यूरिंग फोटोफॉस्फोरिलेशन स्टेज द एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी। फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है। फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है? फोटो मीन्स लाइट, ठीक है, फोटो का मतलब होता है लाइट, और फॉस्फोरिलेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस ग्रुप का एडिशन हो रहा है, तो एटीपी इज कन्वर्टेड इनटू एडीपी, और फिर या फिर रिवर्स होगा। एक्चुअली फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या है? एडीपी में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू एटीपी, फॉस्फेट ग्रुप एड ऑन होता है, तो ये क्या बन गया कि फॉस्फेट एक एटीपी सिंथेसाइज हो रहा है, तो फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है जहाँ पे कि एडीपी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू एटीपी, ठीक है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स यूज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से आते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है तब इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जो कि आगे जाके एनएडीपी को रिड्यूस करते हैं। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे आंसर्स कुछ गड़बड़ दे रखे हैं, ये फॉल्स। इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज, ये तो पूछा ही नहीं है। अच्छा यहाँ पे सॉरी द इमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस सुक्रोज नहीं है, ग्लूकोज होता है, ये तो आपको पता ही है। सुक्रोज तो बनता ही नहीं है, सुक्रोज तो बाद में कन्वर्ट होता है। डार्क रिएक्शन अकर्स इन डिम लाइट और एट नाइट, नो डेफिनेटली नॉट ट्रू, फॉल्स है, बिल्कुल फॉल्स है। डार्क रिएक्शन अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम ओनली, क्योंकि इट, जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बीच में 1,000th ऑफ अ सेकेंड का डिफरेंस होता है, दोनों ऑलमोस्ट साथ साथ चलते हैं। लाइट रिएक्शन होता है फिर डार्क रिएक्शन होता है, दे टेक प्लेस ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली, नॉर्मल तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते उनको, तो it doesn't take place at night, it takes place in daytime only. Photolysis is splitting of H2 molecules into OH and H positive ions, तो photolysis में OH and H positive ions नहीं बनते, H positive ions बनते हैं और O2 गैस रिलीज होती है, this is also false. Next, the presence of starch is verified by appearance of green black color, presence of starch is verified by appearance of blue black color, purple, ठीक है, false है ये। The chemical substance used to test the presence of starch and leaf is the Benedict solution, नहीं, Benedict solution तो ग्लूकोज को टेस्ट करने में हम यूज़ करते हैं, हम इसके लिए आयोडीन सोल्यूशन यूज़ करते हैं। Next, photosynthesis can take place in the absence of chlorophyll molecule. It is not possible, false, क्योंकि क्लोरोफिल के पास ही सारी मशीनरी है जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करती है, उसके क्लोरोफिल के बिना तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लोरोफिल सबसे पहले फोटोन्स को ट्रैप करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, एंड द क्लोरोफिल गेट्स एक्टिवेटेड एंड बाकी सारी प्रोसेस उसके बाद स्टार्ट होती है। ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एज द बाय प्रोडक्ट इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फ्रॉम H2O, नॉट CO2, ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि ऑक्सीजन जो है वो H2O से निकलती है, CO2 से नहीं निकलती है। अब नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स। KOH सोल्यूशन, KOH सोल्यूशन क्या हम किस लिए यूज़ करते हैं? आपको ना पता है, ऑप्शंस देखने भी नहीं, ऐसा होना चाहिए कि आपको ऑप्शंस देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो KOH सोल्यूशन हम क्यों यूज़ करते हैं? CO2 को अब्जॉर्ब करने के लिए। देख लीजिए कहाँ दे रखा है, दे अब्जॉर्ब दी CO2 released during photosynthesis. Next is variegated leaves. Variegated leaves क्यों हम यूज़ करते हैं? ताकि ऐसी leaves होती हैं variegated जहाँ पे पैचेस होते हैं, ग्रीन और येलोइश पैचेस होते हैं ना, मनी प्लांट में होती हैं variegated leaves, क्रोटन में होती हैं, तो ये किस लिए हम यूज़ करते हैं? क्लोरोफिल के प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए। तो वेरीगेटेड लीव्स आर लीव्स विद ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज। नेक्स्ट, हाइड्रिला क्या है? हाइड्रिला एक एक्वेटिक प्लांट है जिसको हम यूज़ करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस शो करने में ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें हम ये शो करते हैं कि दैट ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, उसमें हम हाइड्रिला यूज़ करते हैं। वो आप ना बीकर रखते हैं, फिर उसमें हाइड्रिला रखते हैं, उसके ऊपर एक इन्वर्टेड वो रखते हैं, कोनिकल फनल रखते हैं, उसके ऊपर टेस्ट ट्यूब लगाते हैं, सनलाइट में रख देते हैं सेटअप को, वहाँ पे फिर फोटोसिंथेसिस होता है तो ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। वो आपको डायग्राम याद होगा, डायग्राम ऐसा होता है ना, एक बीकर लिया, उसमें
क्या करते हैं यहाँ पे, ये आपका एक्वेटिक प्लांट है जो उसको रख दिया, उसके ऊपर क्या करते हैं, एक फनल लगाते हैं ऐसे। फनल के स्टेम को किससे कवर करते हैं, फनल के स्टेम को कवर करते हैं एक टेस्ट ट्यूब से, है ना। फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या भर देते हैं, पानी, इसको सनलाइट में रख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या होता है, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन, या ये जो पूरा पानी भरा होता है, ये पानी टेस्ट ट्यूब पूरी पानी से भरी होती है, ये ऊपर से पानी नीचे आने लगता है क्योंकि यहाँ पे ऊपर ऑक्सीजन गैस इकट्ठी हो जाती है, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन, आयोडीन सोल्यूशन क्या है, स्टार्च टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन एंड वाटर, फिर से मैचिंग है, देखते हैं। ऑक्सीजन वाटर, ऑक्सीजन एंड वाटर क्या करते हैं, ऑक्सीजन वाटर क्या है एक्चुअली, दे आर दी बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। मेन प्रोडक्ट क्या है, ग्लूकोज है, तो ऑक्सीजन और वाटर बाय प्रोडक्ट्स हैं। ग्लूकोज क्या है, एंड प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा मैंने ये नहीं किया। नेक्स्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट इज द मशीनरी through which the process of photosynthesis takes place. CO2 and water क्या हैं, they are the ingredients, raw material हैं। then grana, grana क्या होता है, grana is stimulated by light, और फोटो उसमें सबसे पहला जो फोटो सिस्टम को छोड़ो, जो फर्स्ट रिएक्शन होता है हमारा जो क्लोरोफिल का, वो उसमें होता है लाइट रिएक्शन। नेक्स्ट, नेम द सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। सेल ऑर्गेनल का नाम पूछे तो क्लोरोप्लास्ट इज द सेल ऑर्गेनल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्ट लोकेशन पूछिए आपसे, दे आर मेनली फाउंड इन द मेसोफिल सेल्स लोकेटेड बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। नेम द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्वांटोसोम्स होते हैं, जो कि लाइट एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, इतना डिटेल 11th-12th का है, ये आपको नहीं आएगा। डज मूनलाइट सपोर्ट फोटोसिंथेसिस, फाइंड आउट। मूनलाइट फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट करती है, नहीं करती है, क्योंकि मूनलाइट में जो इंटेंसिटी होती है ना लाइट की, वो बहुत कम होती है। सोलर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें पता ही है कि सूरज की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। तो it is several thousand times less than the that of the sun, so therefore it is insufficient to activate the chlorophyll molecules, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस को सपोर्ट नहीं करती है। नेम एनी टू प्लांट्स दैट डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल आंसर में दे रखे कस्कुटा एंड मशरूम। तो कस्कुटा और मशरूम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कस्कुटा जो होता है, अमर बेल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, इट इज़ एन पैरासिटिक प्लांट, ये पैरासिटिक प्लांट है। तो ये क्या करता है, इट डजंट नीड टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये तो अपना न्यूट्रिशन जो है, ये बेल है ना, किसी दूसरे पेड़ पर लिपट जाती है और उस पेड़ से अपना न्यूट्रिशन लेती रहती है, तो ये पैरासिट होलोजोइक पैरासाइट होता है ये। और मशरूम जो है, इट इज़ अ फंजाई, फंगस है ना। तो इसमें क्या है, इसमें क्लोरोफिल होता ही नहीं है, दैट इज व्हाई डजंट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये दोनों इसलिए फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। अंडर विच कलर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मिनिमम, कौन सा कलर है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है, ग्रीन कलर में। क्यों, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वह लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं, तो वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, अब्जॉर्ब नहीं करती हैं। दैट इज़ वाई ग्रीन कलर की अगर लाइट देंगे तो लाइट अब्जॉर्ब नहीं होगी, सबसे कम फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग प्रोसेस टू शो हाउ द ऑक्सीजन इन द एयर रीचेज द मेसोफिल सेल ऑफ द लीफ। अच्छा, स्टेप्स आपसे पूछें कैसे कैसे पहुंच रही है। ऑक्सीजन हवा से लेके मीजोफिल में आ रही है, मतलब बाहर से अंदर आ रही है। तो नंबर 1 में कहाँ आएगा, स्टोमा के अंदर से एंटर कर गई, और नंबर 2 सब स्टोमेटल स्पेस में आ गई, फिर मीजोफिल सेल में एंटर कर गई। नेक्स्ट, स्टेट द रोल ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या काम है, इट अब्जॉर्ब्स फोटॉन्स ऑफ सनलाइट एंड हेल्प्स इन द स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस। नहीं, आप यहाँ पे बोलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन रिलीज होती है ना, तो ये काम करते हैं। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड का मेन फंक्शन क्या है, थाइलाकॉइड क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज एटीपी बनता है, जो कि हमारी प्रोसेस होती है फोटो फॉस्फोरिलेशन, जिसके थ्रू एटीपी बनता है। एडीपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एटीपी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटो फॉस्फोरिलेशन, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, और एनएडीपीएच बनता है।
ये ADP वाला रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म्स ATP। दिस इज फोटोफॉस्फोरिलेशन। फॉस्फोरिलेशन ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली दिस इज फॉस्फोरिलेशन, एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, लेकिन फोटो वर्ड लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए हम इसको फोटोफॉस्फोरिलेशन बोलते हैं। ये एक लाइन की डेफिनेशन होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है लेकिन पता होनी चाहिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्ट्रोमा एंड ग्रेना। स्ट्रोमा क्या है? स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जो होता है उसका जो मैट्रिक्स है, जो ग्राउंड सब्सटेंस है, वो उसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं। इट इज द नॉन ग्रीन ग्रैनुलर मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट एंड इट इज द साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, या डार्क रिएक्शन न लिख के आप कहिए यहाँ पे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है, दैट इज द मोर करेक्ट टेक्निकल टर्म, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। और जो हमारा ग्रेना है, ग्रेना क्या है? इट इज अ साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, फोटोलिसिस, ग्रीन फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक दे आर कंपोज्ड ऑफ थाइलाकोइड्स। थाइलाकोइड्स स्टैक्ड होती है एक के ऊपर एक और वो ग्रैनम बनाती हैं। स्टेट द मेन फंक्शन ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का फंक्शन क्या है? दे सिंपली रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। डिफ्रेंशिएट ATP एंड एड्स एब्रीविएशन बतानी है। ATP क्या है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट, give one example of the following aquatic plants used in the lab to demonstrate O2 liberation during photosynthesis। अभी हमने डिस्कस किया था, हाइड्रिला को यूज करते हैं, हाइड्रिला ही यूज करते हैं, इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए। Normally, you want to study the effect of absence of chlorophyll in leaves on photosynthesis। एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस में क्या फ़र्क पड़ेगा अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो व्हाट विल बी द एम? एम क्या है आपके एक्सपेरिमेंट का? सिंपली टू शो दैट क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तभी तो एब्सेंस मतलब उसकी एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता, तो हमें शो क्या करना है कि क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। नेक्स्ट, प्लांट कौन सा लोगे आप कोई भी प्लांट ले लो, लेकिन वेरीगेटेड लीव्स जिसकी हों, जैसे कि मनी प्लांट है या कोलियस है, ऐसा प्लांट लीजिए जिसमें बहुत आसानी से आपको नजर आ जाए, क्लियरली नजर आए। द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट, रीराइट करना है। द सॉल्वेंट यूज टू डिजोल्व द क्लोरोफिल पिगमेंट्स व्हाइल टेस्टिंग द लीफ फॉर स्टार्चेस। कौन सा पिगमेंट हम यूज करते हैं? एल्कोहल यूज करते हैं या मेथिलेटेड स्पिरिट यूज करते हैं, ठीक है, एल्कोहल और मिथिलेटेड स्पिरिट हम यूज़ करते हैं ताकि हमारा क्लोरोफिल डिजोल्व हो जाए। सोडा लाइम हम क्यों यूज़ करते हैं? CO2 को अब्जॉर्ब करने के लिए सोडा लाइम यूज़ की जाती है टू अब्जॉर्ब CO2। मतलब जहाँ पे हमें ऐसे एक्सपेरिमेंट जहाँ शो करना है कि CO2 इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वहाँ पे हम इसको सोडा लाइम को यूज़ करते हैं ताकि CO2 अब्जॉर्ब हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो हम ये क्लियरली शो करेंगे कि सारी चीज़ें मिल रही हैं CO2 के अलावा, फिर भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। दैट मीन्स CO2 इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस। तो सोडा लाइम वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सोडा लाइम मैं आपको कई बार बताती हूँ, जब ऐसे कोई टर्म्स आएँ तो आप इनको ज़रूर केमिकल इनकी इक्वेशन ज़रूर लिखिए, केमिकल फॉर्मूला ज़रूर लिखिए ऐसे वर्ड्स का। तो सोडा लाइम इज एक्चुअली मिक्सचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। दिस इज योर सोडा लाइम। नेक्स्ट, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आगे। डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट इज मेंशन इन द ब्रैकेट्स। स्ट्रोमा एंड स्टोमा अभी हमने ये अभी किया था स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो स्टोमा इज द ओपनिंग ऑफ द स्टोमेटा via which transpired water and respiratory gases are exchanged, they pass through। स्टोमा क्या है? ओपनिंग है लीव्स के सरफेस पे, मोर ऑन द लोअर सरफेस लेस ऑन द अपर सरफेस। एंड स्ट्रोमा इज द पार्ट इन द क्लोरोप्लास्ट वेयर द डार्क रिएक्शन, अगेन डार्क रिएक्शन लिखा है यहाँ पे, हम ये कहेंगे जहाँ पे कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है। NADP ऑन द बेसिस ऑफ द एब्रीविएशन, ये हमने एक्सपैंड कर दी, अगेन सिंपल। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग ऑन द पेयर ऑफ, अच्छा फिर से, फोटोलिसिस एंड फोटोफॉस्फोरिलेशन। फोटोलिसिस और फोटोफॉस्फोरिलेशन की आप डेफिनेशन दीजिए। फोटोलिसिस इज सिंपली ब्रेकिंग अप, लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग अप। तो फोटोलिसिस में क्या होगा? इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन आयंस प्लस ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, हाइड्रोजन आयन मिलता है हमें, और हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस।
फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है, जहाँ पे कि लाइट के प्रेजेंस में एडीपी गेट्स कन्वर्टेड इनटू एटीपी. तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी रिलीज बाय द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ड्यूरिंग फोटोलिसिस ऑफ वाटर. मतलब इस प्रोसेस में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो जाके फोटोफॉस्फोरिलेशन को इनिशिएट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच O2 इवॉल्व्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. ऑक्सीजन कहाँ से आती है, जो O2 इवॉल्व होती है एज अ रिजल्ट फोटोसिंथेसिस, वो कहाँ से आती है, CO2 से आती है या वाटर से आती है. तो इट कम्स फ्रॉम वाटर, ये हमें पता है. फोटोलिसिस ऑफ वाटर से मिलती है हमें ऑक्सीजन गैस. नेक्स्ट, ड्रॉ सिंपल डायग्राम ऑफ अ स्टोमेटल अपैरेटस. ये डायग्राम बना दीजिए आप. डायग्राम जरूर कर लीजिएगा, 2 मार्क्स में डायग्राम आ जाता है. 1 मार्क की ड्राइंग एंड 1 मार्क की लेबलिंग. जब भी आप डायग्राम बनाएं कम से कम 4-5 लेबलिंग ज़रूर करिए. बेसिक मिनिमम जितनी लेबलिंग कर सकते हैं करिए, 4-5 ज़रूर होनी चाहिए. ठीक है. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. लाइट रिएक्शन इज कॉल्ड द फोटोकेमिकल फेज. लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई सन की जो सोलर एनर्जी के जो फोटॉन्स होते हैं उनको क्लोरोफिल ट्रैप करता है एंड इट स्टार्ट करता है हमारे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को. दैट इज वाई इट इज नोन एज फोटोकेमिकल फेज, क्योंकि फोटो लाइट के बिना नहीं हो पाता है वो. डार्क रिएक्शन को बायोसिंथेटिक फेज क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंथेसिस होता है. अब जो एनर्जी मिल गई वो किसी कंपाउंड को बनाएगी, तो वहाँ पे क्या बनता है, स्टेप बाय सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज अकर्स यूजिंग सर्टेन एंजाइम्स. पूरी साइकिल होती है जिसको हम कैल्विन साइकिल बोलते हैं. तो इट इज अगेन, इट इज नॉट डार्क रिएक्शन, इट इज द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. नेक्स्ट, अच्छा दे रखा है यहाँ पे, ठीक है. What conditions enable Rubisco to function as an oxygenase? Explain the ensuring process. ये क्वेश्चन आपके इतना डिटेल आपके सिलेबस में नहीं है. रुबिस्को क्या होता है, एक एंजाइम है, RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की वजह से रुबिस्को बनता है एक कंपाउंड. और इसमें दो जो हमने शुरू में पढ़ा था ना, PGF फर्स्ट स्टेप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल. वो सीरीज ऑफ स्टेप से चलता है. देखो CO2 क्या है, 1 कार्बन कंपाउंड है, एक ही तो कार्बन है CO2 के एक मॉलिक्यूल में. और हमें बनाना क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड बनेगा हमारा, C6H12O6. इसमें ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में कितने कंपाउंड हो गए हैं, कितने यहाँ कितने कार्बन है, 6 कार्बन एटम इन्वॉल्व है, तो 6 कार्बन कंपाउंड है. तो 1C को 6C में कन्वर्ट करने के लिए कुछ सीरीज ऑफ रिएक्शंस लगते हैं एंड दैट इज द साइकिल. तो वो हम कैल्विन साइकिल है, हम वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसकी इतना डिटेल आपको ज़रूरत नहीं है. ये आपके एग्जाम में, ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये आपके एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है. ओके, ठीक है, तो बाकी छोड़ देते हैं. वाई स्लीपिंग अंडर ट्री नॉट एडवाइजेबल. रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पेड़ों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है रात में, तो सिर्फ रेस्पायर करते हैं प्लांट्स, और रेस्पिरेशन के दौरान दे गिव आउट CO2 विच इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. इनहेलिंग एयर फुल ऑफ CO2 इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट. दिन में तो क्या होता है ना, दिन में तो दे आर गिविंग आउट ऑक्सीजन ऑल्सो, they are respiring as well as performing photosynthesis. तो दिन में तो plant is giving out CO2 as well as oxygen, तो it is okay during daytime, लेकिन रात में they are only giving out CO2. Account for the statement given below. Briefly, animals owe their existence to chlorophyll. Animals owe their existence to chlorophyll. Why? क्योंकि chlorophyll के बिना food नहीं बनेगा. सारे जो एनिमल्स हैं, चाहे वो हर्बीवोर्स हों या कार्निवोर्स हों, हम जैसे हम हैं वेजिटेरियंस हैं या नॉन वेजिटेरियंस हैं, कोई भी हो, वो दे आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर एग्जिस्टेंस. क्यों? क्योंकि अगर कोई कार्निवोरस या हम कहें नॉन वेज खाता है, कोई बंदा सिर्फ नॉन वेज ही खाता है, प्लांट प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं खा रहे हैं, तो कैन ही और शी से दैट ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स? ऐसा नहीं है ना. आप एनिमल्स को खा रहे हो ठीक है, लेकिन एनिमल्स को उसको खा रहे हैं, सपोज आप ऐसे एनिमल्स को खा रहे हो जो कि डायरेक्टली प्लांट्स नहीं खा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो किसी और एनिमल को खा रहे हैं. वो हो सकता है वो हर्बीवोरस एनिमल्स को खा रहे हो. तो हर्बीवोरस एनिमल्स किसको खा रहे हैं, दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन दी प्लांट्स. तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो तो प्लांट्स ही है. प्लांट्स को एक एनिमल ने खाया, उस एनिमल को दूसरा एनिमल ने खाया, उसको आपने खा लिया. तो अल्टीमेट जो सोर्स ऑफ एनर्जी प्लांट्स है. अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हर्बीवोर नहीं होगा, हर्बीवोर नहीं होगा तो जो एनिमल आप खा रहे हैं, जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो ख़त्म हो जाएगा, आप भी ख़त्म हो जाएंगे, आपको भी फूड नहीं मिलेगा. तो इसीलिए अल्टीमेटली एवरी एनिमल, एवरी लिविंग बीइंग ओ देयर
एग्जिस्टेंस टू क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से फोटोसिंथेसिस होता है, उसके बिना प्लांट्स अपना फूड नहीं बना सकते। तो क्लोरोफिल इज इसेंशियल मॉलिक्यूल जो कि पूरी दुनिया के फूड साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये 40 क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, कोई इशू आए तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, एंड डू लाइक इट इफ़ यू लाइक द कंटेंट। चलिए, टेक केयर।